फर्स्ट ईयर का दिख रहा है यहाँ पे टोटल आज 16 स्टूडेंट जो हैं वो पेपर दे पाए हैं और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है। इसमें आज जो है 4 लोग फेल कर गए हैं 16 में, मीन्स 12 लोग पास हैं। और आज पहले हम सेकेंड ईयर का सवाल करेंगे, तो इस वजह से फर्स्ट ईयर वाले लोग बने रहें। सेकेंड ईयर का पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। सेकेंड ईयर में सबसे पहले है अंकित कुमार, फेल कर गए हैं 6 नंबर से, 34 नंबर आया है इनका। और इसके बाद अंकुश कुमार 72 नंबर लाए हैं, काफ़ी बढ़िया है। दीपक कुमार 42 नंबर लाया है, पास है। और हिमांशु राज आज 98 मार्क्स लाया है, पता नहीं कौन सा एक सवाल इसने गलत किया है, वो देख लेंगे हम लोग। 98 मार्क्स लाया है, काफ़ी बढ़िया है। और मनीष कुमार 30 नंबर लाया है, फेल है। और दिलशाद 34 नंबर, ये भी फेल है। और संतोष मालाकार 52 नंबर, और शुभम कुमार 36 नंबर, और योगेंद्र कुमार 26 नंबर। योगेंद्र कुमार आज पहली बार पेपर दिया है। चलिए तो आज हम लोग खोलते हैं कौन आया है इसमें। अंकुश आया है, दीपक आया है, हिमांशु आया है, मनीष कुमार आया है जी। चलिए अंकुश का ही देखते हैं। अंकुश आया है, 3 ही लोग सेकेंड ईयर से हैं लगता है कि। चलिए सबसे पहला सवाल इन्होंने सही किया है, ये सारे सवाल इन्होंने सही किया है। जो सवाल इन्होंने गलत किया है उस पर हम लोग ज़्यादा गौर करेंगे। ये सवाल है आपका कि किस प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के छोर को पूर्ण संरेखण में ला सकता है ना। तो फास्ट कपलिंग आपका सही आंसर होगा, यूनिवर्सल कपलिंग नहीं। ये यूनिवर्सल कपलिंग का जो इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्शन चेंज करके पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, या फिर जब आपका ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट दोनों जो है वो आपस में सेंटर में नहीं होता है। मीन्स कि जो आपका ड्राइवर शाफ्ट है वो उसका सेंटर कहीं और है और ड्रिवन शाफ्ट का सेंटर कहीं और है। ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का अगर सेंटर अलग अलग होता है तो ऐसे स्थिति में उन दोनों को आपस में अलाइन करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं और पावर ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। अगला सवाल देखेंगे जो इन्होंने गलत किया है। वो है कि 0.83% से कम कार्बन वाली प्लेन कार्बन स्टील का नॉर्मल हार्डनिंग टेम्परेचर होता है। तो ये कह रहा है कि जब आपके किसी भी कार्बन स्टील में या फिर कोई भी ऐसा स्टील जिसमें कार्बन कंटेंट है 0.83% से कम है ना, 0.83 से कम है, तो उसका जो हार्डनिंग करने के लिए नॉर्मल हार्डनिंग जब करेंगे तो उसका टेम्परेचर हम लोग कहाँ तक देंगे। तो जिस भी मटेरियल को हम लोग हार्ड कर रहे हैं उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा हम लोग हीट देते हैं, उसको गर्म करते हैं, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका अपर क्रिटिकल रेंज से ऊपर। अगला सवाल जो आपने गलत किया है वो है कि एनेलिंग एक विधि है जिसमें स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और उससे ठंडा किया जाता है। तो सीधा सीधा ये सवाल पूछ रहा है कि गर्म करने के बाद जो उसको हम लोग ठंडा करते हैं वो क्या विधि है ठंडा करने का, ये आप उससे सवाल पूछा गया है। तो वो हम करते हैं राख या रेत से ढककर।
राख में आपका कोई भी राख हो, राख जो कोयले का जो राख होता है जिसको हम लोग कोक बोलते हैं, उसके से भी कर सकते हैं, या फिर रेत, रेत मीन्स की बालू, बालू से भी ढक के उसको हम लोग ठंडा कर सकते हैं। अगला जो सवाल इन्होंने गलत किया है वो है कि एक टूल को कठोरन के पश्चात यानी कठोर करने के पश्चात उसे पुनः गर्म करके शीतल करके आवश्यक मजबूती प्राप्त की जाती है, इस विधि को क्या करते हैं? तो जब कोई भी आपके पास टूल्स है, वो जनरली सी बात है कि जो टूल्स जो हम लोग बनाते हैं वो हार्ड मटेरियल का बनाते हैं। तो जब एक टूल्स को कठोर करने के पश्चात उसको हीट करना है, ठंडा करना है ना? और ये दोनों जो विधि जो करते हैं, हीट करना फिर ठंडा करना फिर हीट करना ठंडा करना, इसकी विधि को हम लोग जो बोलते हैं वो टेम्परिंग करते हैं, टेम्परिंग बोलते हैं। टेम्परिंग क्यों किया जाता है? टेम्परिंग जो किया जाता है वो किसी भी टूल्स के जो बाहरी सरफेस होते हैं उसको हार्ड बनाने के लिए। चलिए आगे हम बात करेंगे कि एक यांत्रिक डिवाइस जो ऊर्जा का संचय करती है, जब विक्षेपित होती है और ऊर्जा के समतुल्य मात्रा में मुक्त किया जाता है तो वापस करती है, तो वैसा स्प्रिंग है। सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मैकेनिकल डिवाइस है जो जिस पर हम फोर्स डालते हैं तो विक्षेपित होती है। विक्षेपित मतलब कि अपना साइज शेप में डिफरेंस लाती है, मीन्स कि अगर फोर्स डालेंगे तो दब जाएगा और जैसे ही फोर्स छोड़ेंगे तो फिर वो अपने मूल आकार में आ जाएगा, यानी कि जैसा पहले था वैसा आ जाएगा। तो ऐसा जो होता है वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी में होता है या फिर स्प्रिंग में होता है ना? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी आपका यही कहता है कि कोई भी पार्ट है, कोई भी बॉडी है या कोई भी मटेरियल है, उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं, चाहे वो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो या शियर फोर्स लगा रहे हो, किसी भी प्रकार का फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिए कि उसमें हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो खींचने वाला, जब उसको खींचते हैं तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। पहले 5 सेंटीमीटर लेंथ था, तब उसको खींच के हमने 8 सेंटीमीटर कर दिया, लेकिन जैसे ही उस पर से हम फोर्स रिलीज करेंगे, फोर्स छोड़ेंगे, वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। ये इलास्टिसिटी होता है। तो उसमें भी सेम प्रोसेस होता है और स्प्रिंग में भी वही होता है। स्प्रिंग में भी जब फोर्स डालते हैं तो वो दब जाएगा या फिर टेंसाइल करेंगे, खींचेंगे तो खींच जाएगा, लेकिन जैसे ही फोर्स रिलीज करेंगे वो अपने वापस मुक्त अवस्था में आ जाएगा। तो स्प्रिंग में ये चीज होता है। ये सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए था। सवाल समझने में दिक्कत हुई होगी, इस वजह से शायद गलत किया है। अगला सवाल है कि एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर की 3 वायर मेजरमेंट में उपयुक्त साइज वाली वायर का व्यास निर्भर करता है। तो सीधा सीधा इसका जो आंसर हो जाएगा वो पिच और थ्रेड एंगल पर। आपके किसी भी एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड है उसका जो पिच डायमीटर जो है वो 3 वायर मेजरमेंट में उपयुक्त साइज वाली वायर का व्यास, जो भी आप वायर बना रहे हैं उसका जो व्यास जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपका पिच और थ्रेड के एंगल पे। अगला जो आपका सवाल है वो है कि कठोर प्रक्रिया के दौरान धातु निम्न प्रकार का हो जाता है। तो जब भी हमने आपको 2 चीजें बताया है, एक कठोर यानी कि हार्डनेस और दूसरा बताया है टफनेस। हार्डनेस में क्या होता है, जब भी कोई मटेरियल को जब हम हार्ड बनाते हैं तो उसके साथ साथ ब्रिटलनेस भी आता है उसमें, तो इसका सही सही आंसर हो जाएगा ब्रिटलनेस। इसी की जगह पे अगर आपका टफनेस होता तो टफनेस में ब्रिटलनेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हार्ड की बात कर रहा है, कठोर मतलब हार्ड होता है, तो वो आपका यहाँ पे ब्रिटलनेस आ जाएगा, ब्रिटल साथ में आ जाता है उसके। तो ब्रिटल स्टेन है। मेलेबिलिटी कैसे कौन से हिसाब से हमारा मेलेबल बिल्कुल अलग चीज है, हार्ड से भी और टफ से भी, दोनों से भी काफी भिन्न है। तो मेलेबल यहाँ पे आपको नहीं लगाना चाहिए था। अगला सवाल आपने जो गलत किया है वो है कि केस हार्डनिंग के सतह पर कठोर चर्म निर्मित करने की एक विधि है। तो वो है आपका लो कार्बन स्टील पार्ट्स, है ना? लो कार्बन स्टील पार्ट्स में ऐसा होता है। अगला सवाल है आपका कि किसी गेट वाल्व में यदि स्पिंडल थ्रेड घिस जाए तो क्या होगा? कोई भी आपके पास वॉल्व है, गेट वॉल्व जिसको बोल रहे हैं, जिसमें वन में हम लोग पानी को ट्रांसमिट करते हैं, पानी का प्रवाह जो है वो एक तरफ होता है, एक दिशा में होता है। उसमें अगर कह रहा है कि स्पिंडल का थ्रेड जो है वो घिस जाता है तो क्या होगा? तो स्पिंडल को घूमने से वॉल्व नहीं खुलेगा या बंद होगा। मीन्स कि जब घिस जाने के बाद क्या होता है कि वो जाम हो जाता है, जिसको बोलते हैं घिस गया है, जाम हो गया है, टेपर हो गया है। तो उसको क्या होता है कि जब स्पिंडल को घुमा के वाल्व को खोलेंगे, कसेंगे, तो अगर घूम भी जाता है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और हो सकता है ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से टूट जाए, तो वो खुलेगा या बंद नहीं होगा। ये आपका आंसर होगा। अगला जो सवाल इन्होंने गलत किया है वो है आपका कि निम्न प्रकार के फास्टनर को शाफ्ट और पहिया के बीच में
मूवमेंट रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मूवमेंट रोकने, सीधा सीधा शाफ्ट और पहिया के बीच में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, मूवमेंट रोकने के लिए हम लोग की का इस्तेमाल करते हैं। तो की होगा यहाँ पे, नकल किसी हिसाब से नहीं हो सकता है। अगला जो सवाल है कि निम्न का उपयोग कठोरता के हाई डिग्री प्राप्त करने के लिए, मतलब हार्डनेस का हाई डिग्री प्राप्त करने के लिए एक समन क्विंच, समन का मतलब यहाँ पे हिंदी में क्विंच को समन लिखा गया है। क्विंच का मतलब हमने बता रखा है आपको। क्विंच के माध्यम के रूप में ताप उपचार प्रक्रिया में किया जाता है। तो ऐसा वसा अम्ल में किया जाता है। देखो क्विंच का मतलब क्या होता है, ठंडा करने का मतलब क्या होता है। क्विंच जो हम लोग करते हैं, जब भी हम किसी हीटेड मटेरियल को किसी लिक्विड में जब हम ठंडा करते हैं तो उसको हम लोग क्विंच करना बोलते हैं, है ना। क्विंच का मतलब समझ लीजिए एक बार। जैसे आप कोई हार्ड कर रहे हैं, किसी स्टील को आपने हार्ड किया, है ना, ठोक के हार्ड किया, या फिर किसी आग पे हार्ड किया, फ्लेम हार्ड किया। उसके बाद क्या है, उसको ठंडा करने के लिए एक है कि आप वायुमंडल में छोड़ देंगे, मतलब कि नॉर्मली जो प्राकृतिक रूप से उसको ठंडा होने देंगे, एक तरीका है। तो वो सीधा वो आ गया नॉर्मलाइजिंग तरीका, मीन्स उसको प्राकृतिक रूप से आप ठंडा कर रहे हैं। दूसरा है आपको उसको फोर्सली करेंगे। फोर्सली मीन्स की प्रेशर से हवा देंगे, या फिर किसी और तरीके से, या फिर बालू से उसको ढक देंगे, या वो कर देंगे, वो आपका फोर्सली हो गया, थोड़ा फोर्सली हो गया। इसके बाद होता है कि उसको आप पानी में डुबो देंगे, तेल में डुबो देंगे, किसी अम्ल में डुबो देंगे। तो ये जो डुबोने वाला काम हो गया ना, यानी कि लिक्विड से जो हम किसी मार्ट को जो ठंडा करने का जो प्रक्रिया होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्विंच करना। तो वो हो गया। तो ये हमारा अम्ल वसा में करते हैं। अगला है आपका कि पाइप असेंबली में हेम पैकिंग का क्या प्रयोग है। ये आपका रिपीटेड सवाल है, ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। लीकेज से बचाव के हेतु करते हैं। आपको हमने बताया हेम पैकिंग क्या होता है। जो भी हम लोग जहाँ पे भी ज्वाइंट करते हैं दो पाइप को, तो वहाँ पे पानी रिसाव ना करे, इस वजह से क्या करते हैं, वहाँ पे हेम पैकिंग करते हैं। हेम पैकिंग करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप प्लास्टिक उसमें कस के, कॉटन दे के, फेविक्विक दे के, या फिर और भी बहुत सारे तरीके आते हैं उसको पैकिंग करने के लिए। तो लीकेज से बचाने के लिए ये काम करते हैं। अगला है कि मेजरिंग गेजों को घिसावट रोधी होना चाहिए। इस गुण को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस हीट ट्रीटमेंट का करते हैं। तो केस हार्डनिंग करते हैं। घिसावट प्रतिरोधी मतलब कोई आपके पास एक मेटल है, उस पे अगर स्क्राइबर से सीधा से मार दिया, मतलब उससे लाइन खींच दिया, तो स्क्रेच नहीं आएगा, उसको बोलते हैं घिसावट प्रतिरोधी। चाहे स्क्राइबर से खींच दिया, या फिर कोई भी ऐसा मेटल से खींच दिया, या कोई टूल से खींच दिया, वहां पे लाइन करने के बाद जब स्क्रेच नहीं पड़ता है, तो उसको बोलते हैं घिसावट प्रतिरोधी। तो वो प्रतिरोध लाने के लिए, घिसावट ना हो, चिकना हो जाए, उस पर स्क्रेच नहीं आए करने के बाद भी, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग करना। अगला जो सवाल इन्होंने गलत किया, ये सही सवाल। पाइप फिटिंग में जो चूड़ियां उपलब्ध है वो बीएसपी है, 55 डिग्री होता है इसका एंगल। अगला जो सवाल इन्होंने गलत किया है वो है कि सिंगल पॉइंट मेट्रिक भी थ्रेड में टूल्स के फ्लैंक एंगल की परिशुद्धता को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं इसमें हम लोग। अगला है आपका कि अगला जो सवाल आपने गलत नहीं किया कोई भी, बाकी सारे सवाल आपके सही हैं। जो सवाल गलत है उसको ध्यान देना है। कुछ ऐसे सवाल हैं जो रिपीटेड होते भर में भी आपने गलत किया है, और काफी इजी सवाल गलत कर रखा है। अब हम किसी और का भी देख लेंगे थोड़ा सा जो सवाल गलत किए हैं। चलिए, हिमांशु का जो एक सवाल गलत है, इसने 98 मार्क्स लाया है आउट ऑफ 100, सिर्फ एक क्वेश्चन इसने गलत किया है। वो कौन सा सवाल है वो हम देखना चाहेंगे। सवाल में दिक्कत है या फिर इसने कोई दिक्कत किया है, जरूरी है ना। अच्छा, ये वाला सवाल कि लंबी दूरी के लिए और बड़ी मात्रा में पावर ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार की ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो तुम्हें ये सवाल में एक बार और तुम कंफ्यूजन हुए हो कि लंबी दूरी है तो फिर उसमें रोप ड्राइव हो जाएगा। लंबी दूरी तुम पढ़ रहे हो, यहाँ पे ये नहीं पढ़ पा रहे हो तुम कि बड़ी मात्रा में कोई भी रस्सी से हैवी लोड को तुम उठा नहीं सकते, या फिर हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। समझ रहे हैं आप।
या फिर जी मान सर, जी लीजिए कि थोड़े समय के लिए आप किसी हैवी लोड को एक जगह से दूसरे जगह ले भी ले जाते हैं या ले जा सकते हैं, तो उसको आप कंटिन्यूअस नहीं कर सकते। मीन्स कि टेम्प्रोरी में एक बार अगर किसी कहीं पे काम लेना है, मान लीजिए कि आपके पास 50 केजी का वेट है और उसको उठाना है, तो 50 केजी के वेट के अकॉर्डिंग आप अपना रस्सी चूज करके उसको एक बार उठा लिया, 2 बार उठा लिया, 4 बार उठा लिया, लेकिन जब उसको रेगुलर ट्रांसमिट करना होगा, मीन्स कि उसको दिन भर करते ही रहना होगा, 50 केजी उठाया, फिर पहुंचाया, फिर रखा, फिर पहुंचाया, फिर लाया रखा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका रस्सी कमजोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा, है ना। तो बड़ी मात्रा में जब भी पावर ट्रांसमिशन करने की बात आता है तो चैन ड्राइव, गियर ड्राइव, हैवी लोड के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए 2 ही चीज आएंगे आपके, चैन ड्राइव, गियर ड्राइव, और ज्यादातर हैवी लोड के लिए गियर ड्राइव। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगर सिर्फ यहाँ पे बोलता कि लंबी दूरी के लिए कौन सा ड्राइव इस्तेमाल करेंगे पावर ट्रांसमिट करने के लिए, तो आप अगर रोप ड्राइव मार देते तो आपका सवाल गलत नहीं होता, कतई गलत नहीं होता। तो सिर्फ थोड़ा सा के चलते आपका एक सवाल गलत हुआ है हिमांशु, बाकी बहुत बढ़िया रह रहा है तुम्हारा परफॉर्मेंस, है ना। कंटिन्यूअस करते रहना है इसको। चलिए आगे हम सवाल करेंगे फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर, चलिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन लोग पास किए हैं, कौन कौन फेल किए हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे कि कौन सबसे अच्छा कर पाए हैं। चलिए आशीष कुमार 12 नंबर लाए हैं, काफी परफॉर्मेंस डल रहा है। आप प्रीवियस ईयर का सवाल देख, प्रीवियस ईयर कह रहे हैं, प्रीवियस एग्जाम का सवाल देखिए और उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई सवाल में दिक्कत होता है तो यहाँ पे पूछो, जब तक पूछोगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। चलिए अजीत कुमार 28 नंबर लाए। हम बोल रहे हैं बार बार आप लोगों को कि बार बार एग्जाम में गलती करने से अच्छा है कि जिस सवाल में आपको दिक्कत है वो सवाल आप पूछ लीजिए, है ना। बढ़िया है ना जी, फिर से हम वही गलती करेंगे, इससे अच्छा है कि हम आज पूछ लेते हैं। अब पूछने में कोई लजा रहा है, शर्मा रहा है, तो ये गलत बात है। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लजाएं या शर्माएं। चलिए आगे बात करेंगे। अमन कुमार का हमेशा की तरह बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, 92 मार्क्स लाए हैं आज, है ना। और इसके बाद अमित कुमार 22 नंबर लाए हैं, फेल कर गए हैं। अंकित कुमार 44 नंबर लाए हैं। और आशुतोष शर्मा हमेशा की तरह अच्छा परफॉर्मेंस है, 82 नंबर लाए हैं। और दीप रोशन कुमार 48 नंबर लाए हैं, धीरे धीरे लाइन पे है। और दीपी कुमार 44 नंबर, इसका मार्क्स कम गया है। और कौशिक कुमार का भी कुछ मार्क्स कमा है, इसका 54 नंबर आया है। मानस कुमार का परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ है पहले की अपेक्षा, आज 58 नंबर लाया है। और बाकी का बात करेंगे, फरहान अख्तर का 40 नंबर आया है। और शहरे आलम 36 नंबर लाए हैं। प्रिंस कुमार 44 नंबर लाया है। और राहुल कुमार 48 नंबर। और टूनू कुमार 50 नंबर। टूनू कुमार का परफॉर्मेंस कम हुआ है, इसमें आपका राहुल कुमार का परफॉर्मेंस धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। प्रिंस कुमार तो पता नहीं कितने दिन बाद एग्जाम दे रहा है। और विकास कुमार का 48 नंबर है। तो जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक हुआ है वो खुश हो जाए या फिर वो और मेहनत करें, और जिनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है वो असेसमेंट करें कि कहाँ पे आपका खराब हुआ है, ये चीज है। तो आज काफी लोग आए हैं और आज प्रिंस कुमार भी आया है। प्रिंस कुमार आया है ना? प्रिंस कुमार नहीं है जी। नहीं है, क्या है यार। दीपक कुमार दास, तुम परीक्षा क्यों नहीं दिया है? दीपक कुमार दास, यस सर। एग्जाम क्यों नहीं दिया है? सर टाइम ना था सर। प्रधानमंत्री के बाद तोरे सबसे ज्यादा काम है। नहीं सर, घर पे ना है। चलिए आगे हम देखेंगे, विकास कुमार आया है।
जो यस लड़का सर। का परफॉर्मेंस खराब है वो लड़का आ ही नहीं रहा। विकास कुमार है जी? अच्छा यस सर। चलो आज तुम्हारा देखेंगे, तुम काहे भाई बार बार अपना वो कर रहे हो। ये हमने आपको पढ़ाया है मोस्ट पेपर 1, मोस्ट पेपर 2, मोस्ट पेपर 3, मोस्ट पेपर 4। इसमें हमने आपको रेशियो बताया है कि मोस्ट पेपर 1 में कितना से कितना mm तक के व्यास को ड्रिल पेपर सैंक होता है, और हाँ इसके सर। बाद 2 में कितना होता है, 3 में कितना होता है। तो 20 mm व्यास वाले ड्रिल का जो टेपर सैंक जो होता है वो MT2 से करते हैं, यानी MT का मतलब होता है मोस्ट टेपर, है ना। तो ये हमने आपको ड्रिल मशीन में पढ़ाया भी है, लिखवाया भी है। जो लिखे हैं पढ़े हैं वो एक बार देख लीजिए कितना से कितना होता है रेशियो। सी जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड को इंगित करता है, ये सही बनाया है तुम। अगला जो सवाल तुमने गलत किया है वो है आपका कि कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग के लिए डीएमओ व्हील का प्रयोग किया जाता है। डीएमओ के नहीं सिलिकॉन सर, सिलिकॉन कार्बाइड करते हैं, अभी डायमंड का करेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल के ग्राइंडिंग के लिए डायमंड ही होगा। यहाँ पे डायमंड व्हील का प्रयोग किया जाता है, डीएमओ लिखा हुआ है। ये मेरा वो गलत हो गया सर। मिस टाइपिंग हो गया है शायद, डायमंड ही होगा शायद। हाँ एक बार देखेंगे डायमंड ही इसको, होगा एक कंफर्म। बार चेक करेंगे इसको। देख लिए हैं सर, डायमंड होगा। चलिए हाँ अगला अगला सवाल है आपका 4 नंबर सवाल जो गलत किया इसने कि कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिए गए रिलीफ एंगल को कहते हैं। तो कटिंग टूल्स के पीछे, कटिंग टूल्स के पीछे की बात कर रहा है मिस। पीछे सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कटिंग टूल्स का पीछे कौन होगा, है ना। तो आपको पता है कटिंग टूल्स, जैसे मान लीजिए एक ये सरफेस है और ये सरफेस पे ये हमारा कटिंग टूल्स है, ये वाला, है ना। तो कटिंग टूल्स का आगे इस प्रकार से किसी एंगल पे हमने कटिंग टूल्स लगाया है, तो इसके ऊपर वाले भाग को आगे का बोलते हैं, आगे का एंगल बोलते हैं, और इसके नीचे वाले को पीछे का बोलते हैं, और पीछे वाले को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। समझ रहे हैं, क्लियरेंस एंगल, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीप क्लियरेंस एंगल। समझ रहे हैं। अगला सवाल जो गलत किया है कि फाइल के सेफ एज का प्रयोग करते हैं, तो जब भी कोई ऐसा भुजा संलग्न, हाँ छठा नंबर देखिए सर, छठा नंबर। सर 6 नंबर देखिएगा। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कौन होता है, इसमें परेशानी है क्या? 121 होता है सर, 121 होता है, 121 होता है सर कंफर्म। हाँ 121 होता है, हाँ 118 ड्रिल का होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ड्रिल बीट का जो पॉइंट एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है, और ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का जो होता है वो 121 होता है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें तो वो ऑप्शन का 118 ड्रिल देख के 118 लिखा गया है, इसको आप लोग करेक्ट करेंगे। मेरा ये भी गलत हो गया है। चलिए आगे बात करेंगे कि फाइल के सेफ एज का प्रयोग किया जाता है। तो संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए जब भी कोई दो भुजा आपस में होती है और किसी एक भुजा को सेफ रखना होता है, मीन्स कि उसको फाइल, उस पे फाइल ना जाए, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सेफ एज फाइल का उपयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का कारण क्या है। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ग्लेजिंग का बेसिकली कारण क्या होता है, एक तो आपका व्हील बहुत ज्यादा हार्ड होने पे या फिर उसका जो ग्रेन साइज है वो अधिक फाइन होने पे होता है, और दूसरा ये है कि जब उस पे बार बार जब एक ही तरह के प्रोसेस बार बार करते रहते हैं तो क्या होता है, सीधा सीधा ग्लेजिंग का मतलब होता है चिकना हो जाना है। एब्रेसिव जो किसके तरफ से आवाज आ रहा है बाबू? किसके तरफ से आवाज आ रहा है सर? वो बिल्कुल मैं म्यूट कर रहा हूँ एक बार सबको। अनम्यूट वही करेंगे जिनको कोई परेशानी होगी या पूछना होगा। चलिए तो उस प्रकार से ग्लेजिंग बोलते हैं। चलिए आगे बात करेंगे कि M10 यानी मेजर डायमीटर इतना है इंटू 1.5 वाले स्क्रू के लिए एक नट बनाना है। ड्रिल किए गए होल की साइज क्या होना चाहिए? तो सीधा सीधा टेप ड्रिल साइज का फॉर्मूला आपको लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा 8.5 mm। टेप ड्रिल साइज का फॉर्मूला आपको पता है तो उसको लगा लेना है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला जो है 11 नंबर सवाल जो गलत किया है कि M5 टैप का, यानी मेजर डाया 5 है, टैप द्वारा टेपिंग करने के लिए आप किस साइज का ड्रिल प्रयोग करेंगे? तो इसमें भी वही सेम है, आपको मेजर ये टैप ड्रिल साइज का फॉर्मूला लगा देना है। आगे देखेंगे अगला पूरा जो सवाल है सर? क्या
इसका कितना चूड़ी कटना करना है? 1.5। यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है, 1.5 इसका नहीं दिया हुआ है, पिच नहीं दिया हुआ है, तो पिच की जरूरत कहाँ पड़ती है? जो तुम्हारा टैप ड्रिल साइज जो जब निकालते हो तो उसमें पिच की कहाँ जरूरत पड़ती है? मेजर डाया -2 इंटू अंडर साइज माइनस ओवर साइज। तुमको देख लेना है कि 5 mm डाया के लिए अंडर साइज ओवर साइज क्या होता है, समझ रहा है? जी सर। तो इसमें तुमको पिच की जरूरत ही नहीं है, दिया है नहीं दिया डजंट मैटर। चलिए अगला सवाल जो गलत किया है वो है आपका कि एक अक्षीय होल वाले शॉर्ट रिमर को मेंड्रेल आर्बर के साथ प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं। तो इसका चकिंग रिमर हो जाएगा आंसर। चलिए अगला सवाल है आपका कि एक पूर्ण चक्कर में ड्रिल जो अंदर जितनी दूरी तय करती है उसे कहते हैं, उसे फीड कहते हैं बाबू, है ना। जैसे कि जितनी दूरी तय करेगा ड्रिल आपके अंदर, मतलब जितना वो काटेगा उसको हम लोग फीड बोलते हैं। लेथ मशीन में क्या होता है कि जितनी अंदर गहराई तक काट रहा है उसको हम लोग फीड बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही चीज है कि जितनी दूरी तय करेगा आपका ड्रिल बिट अंदर की ओर, है ना, डेप्थ में जाएगा, वो उसका आपका फीड हो जाएगा, कितना हमारा फीड होगा, तो वो होता है। चलिए अगला सवाल जो आपका गलत किया है वो है आपका कि चिपिंग करते समय क्लियरेंस एंगल के बीच का कोण होता है। तो जॉब की जो ये सीधा सीधा पूछ रहा है कि क्लियरेंस एंगल किसको बोलेंगे, सीधा सीधा ये सवाल है आपका जब चिपिंग कर रहे हो तो फिर जॉब की वर्किंग सरफेस और चीजल के कटिंग एज के बॉटम सरफेस, सीधा सीधा ये आपका सरफेस है, और इस सरफेस का ये जो बेस है ये वाला सरफेस, और जो चीजल है उसका बॉटम सरफेस, चीजल ऐसे लगा हुआ है तो उसका बॉटम सरफेस क्या होगा, उसके नीचे वाला, तो एक वो हो जाएगा। जनरेटर चालू कीजिए। अनुसार चालू कराता है चलिए लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा परेशानी हुई है। चलिए देखेंगे आगे। अगला सवाल जो है, हमने आपको क्या बताया कि क्लियरेंस एंगल जो होता है वो आपका कटिंग टूल्स के बॉटम सरफेस, बॉटम एज बोले या बॉटम सरफेस बोले उसका, और जिस सरफेस पे आप चिजलिंग कर रहे हैं उसका सरफेस के बीच की दूरी को हम लोग क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका कि टेपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा टैप टूटने का कारण नहीं है। तो यहाँ पे नहीं की पूछ रहा है, तो टैप पर कोर्स थ्रेड है। अगर टैप पर कोर्स थ्रेड है, फाइन थ्रेड है, मीडियम थ्रेड है, क्या उससे मैटर करता है, इसके वजह से थोड़ी ना थ्रेड टूटेगा, है ना। तो ये आपका नहीं कारण है। अगला है, यह है कि कटिंग एंगल का प्रयोग नहीं किया गया है, तो कटिंग एंगल का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो थ्रेड टूट सकता है, इसमें नहीं की बात कर रहा था। चलिए अगला सवाल जो आपका गलत है वो है कि ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्न में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं है। तो जॉब की चौड़ाई, है ना। अगला जो आपका है सवाल, दूर जाके बात कीजिए आप। अगला जो आपका सवाल है वो है कि डाई नट और कुछ नट है, बल्कि डाई सीधा सीधा कह रहा है कि डाई क्या है, सीधा सीधा आपका सवाल ये है। तो एक प्रकार का नट है ना। डाई क्या है, एक प्रकार का नट है जो बाहरी थ्रेड को रिफाइन करने का काम करता है या नया थ्रेड बनाने का काम करता है। तो इसमें आंसर है नट की आकार की एक डाई। तो नट के साइज नट के तरह दिखने वाला ही होता है एक डाई। चलिए अगला सवाल जो इन्होंने गलत किया है वो है कि निम्न में से किसका प्रयोग 12 mm से कम व्यास को ड्रिल को पकड़ने के लिए करते हैं।
तो 12 mm से कम व्यास को पकड़ने के लिए ड्रिल चक का इस्तेमाल करते हैं, और जब 12 mm से ज्यादा बड़ा आपका ज्यादा डायमीटर का अगर आपके पास ड्रिल बिट होता है तो उसको फिर डायरेक्ट स्पिंडल में लगाना होता है ना, उसको निकालने के लिए, जिसे हम लोग ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, या डायरेक्ट आर्बर में लगाते हैं हम लोग, या फिर सॉकेट का भी कहीं कहीं इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीज है। तो ड्रिल चक में 12 mm तक का करते हैं, उससे बड़ा ड्रिल बिट को डायरेक्ट हम लोग स्पिंडल में लगा देते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका, जो गलत किया है वो है कि निम्न में से कौन सा बॉन्ड जो है वो ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगला है हमारा जो सवाल जो इन्होंने गलत किया, हाँ ये वाला 24 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा बॉन्ड है जो ग्राइंडिंग व्हील पर प्रयोग किया जाता है। ये जनरली जितने भी जैसे विट्रीफाइड है या फिर सेलेक बॉन्ड है, ये सब ग्राइंडिंग में ही करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ग्राइंडिंग कैसा है, ग्राइंडिंग व्हील कैसा है। मीन्स एक होता है सरफेस फिनिशिंग के लिए ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक कटर के रूप में ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, किसी किसी मटेरियल को, स्टील के मटेरियल को काटने के लिए। तो हर जगह जनरली जो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील पे जो करते हैं सरफेस फिनिशिंग के नाम पे, वो हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड होता है ना, जो ग्राइंडिंग व्हील पे करते हैं। जैसे आपका बेंच ग्राइंडर में लगा हुआ है व्हील, या फिर पेडेस्टल ग्राइंडर जो बड़ा वाला ग्राइंडर होता है उसमें जो व्हील लगा होता है उसमें विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। चलिए अगला सवाल जो हम लोग करेंगे वो है आपका कि पहले बने सुराख के सिरे की बेवलिंग करने वाले प्रोसेस को कहते हैं। कोई आपके पास पहले से एक सुराख बना हुआ है, होल बना हुआ है, उसको बेवलिंग करना है। बेवलिंग करने का मतलब हमको आपको बता दिया पहले ही, कोई भी तीखा मोड़ है, तीखा छोर है, किसी एंगल पे बना हुआ है, उसको शार्प करना। मतलब शार्प कहने का मतलब है कि उसको किसी एंगल पे कटिंग करना, उसको बेवल करना, किसी एंगल पे उसको चिकना बनाना ताकि वो तीखा मोड़ ना रहे, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग में क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये हमारा स्क्रू थ्रेड है और इसका जो किसी एंगल पे जो इसका हेड जो बना हुआ है, वो हेड को उसमें बैठाने के लिए हम लोग काउंटर सिंकिंग करते हैं। किसी प्रकार का नट है, नट का एक फिक्स डायमेंशन होता है, मीन्स की हेक्सागोनल टाइप का या पेंटागोनल टाइप का या राउंड में, तो उसके नट के हेड को बैठाने के लिए हम लोग जो करते हैं उसको काउंटर बोरिंग करते हैं। तो वो है, तो बेवल करने को हम लोग काउंटर सिंकिंग कहते हैं। अगला जो सवाल इन्होंने गलत किया है वो है कि फ्लैट चीजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कॉन्वेक्सिटी बनाई जाती है। कॉन्वेक्सिटी कहने का मतलब उत्तल टाइप का बनाया जाता है, थोड़ा उभरा हुआ बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, तो कटिंग एज के सिरों के धातु को धंसने से रोकने के लिए, ये हमारा रीजन है। आगे है कि फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फाइल के दांतों को साफ करने के लिए फाइल कार्ड का करते हैं प्रयोग, जिसको हम लोग पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। पिनिंग ऑफ फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल के दांतों में जो चिप्स जो है, जो जॉब परसेंट जो निकलते हैं वो घुस जाते हैं, उसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। और उसी चिप्स को निकालने के लिए हम लोग फाइल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगला है कि भारतीय स्टैंडर्ड यानी BIS के अकॉर्डिंग ग्रेन साइज जो आपका 46 है उसको किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा, तो मीडियम ग्रुप है। ये भी आपका जो हमने जो है वो ग्राइंडिंग में आपको पढ़ा रखा है कि किसी भी मटेरियल का जो ग्रेन साइज है उसको मैंने बताया था आपको 1 से लेके 80 के आसपास तक था, जिसमें आपका 1 से 20 तक के किस छोर में आएगा, या 46 किस छोर में आएगा, 56 किस, वो सारा आपके कॉपी में लिखा हुआ है। आप एक बार देखिएगा उसको कि कितना से कितना वैल्यू तक इसमें मीडियम में आता है, कितना से कितना फाइन में आता है, कितना से कितना कोर्स में आता है। तो एक चीज वो आप चेक कीजिएगा आप। अगला है आपका कि मशीन स्पिंडल में ड्रिल चक को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है। तो ड्रिल मशीन के स्पिंडल में लगा होता है आर्बर, जिसमें हम लोग कसते हैं चक को। अगर मान लीजिए कि जैसे अभी हमने आपको इससे पहले सवाल एक बताया था कि अगर ड्रिल बिट 12 mm से ज्यादा डायमीटर का है तो उसको डायरेक्ट हम लोग आर्बर में लगाते हैं या स्पिंडल में लगाते हैं। स्पिंडल में भी लगाने का स्लॉट दिया हुआ रहता है, आर्बर भी अलग से हम लोग लगाते हैं। तो आर्बर में लगाते हैं, ड्रिल चक को जो है आर्बर में लगाते हैं। अगर कहीं पे आर्बर अगर आपका ऑप्शन में नहीं रहा, अगर सिर्फ स्पिंडल रहा, तो आप स्पिंडल लगा सकते हैं।
लेकिन अगर आर्बर ऑप्शन में है और स्पिंडल भी है तो आपको आर्बर ही लगाना होगा। अगला सवाल है आपका जो गलत किया है कि माइल्ड स्टील पर ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त कटिंग फ्लूइड है। तो माइल्ड स्टील पर जनरली हम लोग सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। जो आप लोग जॉब बनाते हैं वर्कशॉप में, वो आपका माइल्ड स्टील का प्लेट होता है, उसमें हम लोग सोल्यूबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। सोल्यूबल ऑयल में क्या होता है, 1:20 होता है। एक जो है आपका ऑयल होता है और 20 जो है आपका पानी होता है। चलिए आगे बात करेंगे कि रेसिनोइड बॉन्ड में के चिन्ह प्रयुक्त किए जाते हैं। तो रेसिनोइड बॉन्ड को बी से किया जाता है। आपका दिमाग में आ रहा हो कि आर से है तो आर से करेंगे, तो नहीं है। आर से जो है रबर बॉन्ड को करते हैं, है ना। तो रेसिनोइड बॉन्ड को बी से डिनोट करते हैं। तो आर इसने लगा दिया है, गलत है। आर से रबर बॉन्ड को करते हैं। अगला सवाल जो इन्होंने गलत किया है वो है कि रिमर की दांतों और उसके स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वो सुराखों को अधिक परिशुद्धता में अच्छी फिनिशिंग दे सकें और दांतों की संख्या और स्पेसिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है ना। तो दांतों की सम संख्या और विषम स्पेसिंग, ये आपका होता है। किसी भी, जैसे हम लोग रिमर की दांत बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि दांतों की जो संख्या होती